ये वीडियो शुरू करते हैं। दूर किसी गांव में एक हरीश नाम का लड़का रहता था। वह इस बात से परेशान था कि वह प्रभावी इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह अपनी बातों, अपने काम और अपने स्वभाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसकी सब बात माने, जिसके साथ सब काम करना चाहे और अपना समय बिताना चाहे। लेकिन उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। न तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वह था, लेकिन हमेशा खुद को अकेला ही महसूस करता। उसके उपस्थित होने या ना होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से उसका आत्मविश्वास भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस शहर में हरीश रहता था, उसी नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता वह उनसे प्रभावित हो जाता था। बिना उनसे मिले नहीं रह पाते। उनके लिए जरूरी है तो कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बात करने का तरीका, उनके हाव भाव और उनका लोगों को समझना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक था। सभी कहते थे कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मोहित कर देता है। एक दिन शाम के समय वह लड़का उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, दोस्त, मुझे तुम्हारी समस्या का हल मिल गया। यह सुनकर हरीश बहुत अधिक खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान है? तभी उसका दोस्त बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास तेरी इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। यह सुनकर हरीश उसकी बातों से सहमत हो गया। हरीश तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षुक से मिलने के लिए निकल पड़ता है और उन्हें सारी समस्या बताता है कि कैसे वह एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा इंसान नहीं बन पा रहा है। बौद्ध भिक्षु ने हरीश की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो तुम चाहते क्या हो? हरीश ने कहा, लोग कहते हैं कि आपका व्यय बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूं? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व, यानी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि चरित्र का होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी लोग यह समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो सभी लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे और तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहोगे, और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, जी महाराज जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर यह 7 आदतें होती हैं जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, सक्रिय यानी प्रोएक्टिव बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं, बल्कि उनके अंदर होती है। वह जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं, उससे हमें उनके नकारात्मक नजरिए का पता चलता है, जिस नजरिए से वह दुनिया को देख रहे होते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति होने का मतलब यह भी है कि हम किसी बुरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या घर में अचानक कहीं कोई मुसीबत आ जाए। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वह हर हाल में खुश रहता है। ऐसा व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है, और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह बेलगाम नहीं हो जाता, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रखता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति का उल्टा होता है प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाया जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वह दुखी हो जाता है, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है
तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब भी चाहे तो उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिलाकर उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक प्रोएक्टिव व्यक्ति का नियंत्रण पूरी पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता। जब तक कि वह खुद ना चाहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है। इसीलिए प्रोएक्टिव व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बने रहना है, न कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया, तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए, तुम्हारी योजना से मेल खाने चाहिए। अगर तुम हर रोज वह नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य नहीं बन सकते, जैसे कि अगर तुमने अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। तुम्हारी कहनी और करनी में अंतर है, और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, और साथ ही तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत, जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम हर काम तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है? देखो बेटा, महत्वपूर्ण काम वह है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना नहीं, बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं, और कभी यह सोचा ही नहीं कि यह काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं, बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाने की है। जैसे कि तुम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है, चल थोड़ी देर घूम के आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है, तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दो। और तुम्हें यही करना है। दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक ना करो जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाए। तो अब तुम समझ गए होगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले खत्म करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धाते हुए जीते हैं। वे अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे, और मैं हारा तो तुम जीते। इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं, वे प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। न केवल चीजों के लिए, बल्कि आपसी रिश्तों में भी यह नियम लागू करते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ कोई मतभेद होता है, तो वे बात को मन में रखने की बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उस बारे में बात करते हैं और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत हो, न कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस करें, और ऐसा करके वह आपसी मनमुटाव को खत्म करते हैं। साथ ही रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो अब तुम समझ गए होंगी कि प्रभावशाली बनने के लिए तुम्हें खुद के अलावा सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है। पांचवी आदत, पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करो, फिर उनसे उम्मीद करो कि वह तुम्हारी बात को समझेंगे। किसी के साथ भी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। बल्कि मैं तो कहूंगा
कि किसी भी इंसान की बात को सुनने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। तब जाकर हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिरकार सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, तब हम उसकी भावनाओं को समझे बिना ही उसे सलाह देने लग जाते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि असल में वह इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी की बात सुनते हैं, तब जाकर हम उस इंसान को कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे या सच में उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा करता, या फिर एक बार मेरी बात मानकर तो देखो। लेकिन वह कभी भी यह समझने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, और इसका परिणाम यह होता है कि सामने वाला उन पर कभी भरोसा नहीं करता और फिर ना ही कभी अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आता है। इसीलिए अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो, ना अनुभव, सोच और विशेषताएं होती हैं। जब अलग अलग खूबियों, अनुभवों और सोच वाले इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उस काम का परिणाम एक इंसान की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा और नया होता है। इसलिए प्रभावशाली लोग अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं, ताकि वे नई चीजें सीख सकें और कुछ नया और सबसे अलग अनुभव पा सकें। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि प्रभावशाली लोग अंतिम मदद के लिए खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा रखने के लिए रोज कुछ न कुछ करते हैं। प्रभावशाली लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो वह है उनका शरीर और उनका दिमाग, और वह इसे मजबूत और ताजगी से रखने के लिए रोज कुछ नया सीखते और करते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए वे हर रोज कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे कि कसरत या योग अभ्यास करके। अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए वे रोज कुछ नया सीखते हैं या पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वे किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं या फिर नई जगहों पर घूमने जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रभावशाली इसलिए होते हैं क्योंकि वे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते रहते हैं, और भावनात्मक रूप से खुद को ताजगी से रखने के लिए यह लोग ध्यान या एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद के अंदर नयापन लाने के लिए यह लोग खुद को कुछ दिनों के लिए बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। इसके अलावा यह लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। इसके लिए यह लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं, उनकी पूजा पाठ और आराधना इत्यादि करते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो प्रभावशाली लोग लगातार खुद में सुधार लाते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आमा को तरोताजा रखते हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो यह सारी आदतों में से यह 7वीं आदत सबसे ज्यादा जरूरी और प्रभावी है, क्योंकि इसके बिना बाकी की 6 आदतें उतनी प्रभावी नहीं रह जाएंगी जितनी उन्हें होनी चाहिए। और कोई भी इंसान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा नहीं रखता, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। तो यह एक प्रभावशाली इंसान बनने की 7 आदतें, जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान प्रभावशाली बन सकता है। बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनने के बाद अब उस लड़के को भी यह भरोसा हो गया था कि इन 7 आदतों को अपनाने के बाद वह भी एक प्रभावशाली इंसान बन सकता है। इसके लिए उसने उन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। एक बार एक गुरु और एक शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वह सुखी रहते हैं और आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल यह सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी खुलकर पूरी तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू इस प्रकृति में कभी भी बिखेर नहीं पाएगा। इसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपने भविष्य की करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है
या भूत में जो उसके साथ बुरी घटनाएं घटित हुई हैं, वह उन्हीं के बारे में सोच सोच करके वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ ले जाती हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी को साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य भी जान पाएंगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं? यह रहस्य क्या है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में जब सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थ का पता चल जाता है, ऐसे लोगों को अक्सर यह एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया, उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हों, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है और अधूरी भी है, उस तक मैं पहुंच नहीं पाता। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ भी उसने कमाया है वह कौड़ियों का भाव था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता, उसके पास एक उम्मीद होती है, सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है, और ऊर्जा से वह हमेशा भरा रहता है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, कभी तो यह पेड़। गुरु ने शाबाशी से अपने शिष्य के पीठ को थपथपा या और आगे कहा कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूर उसे बाहर निकाल दें। और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बैठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वह अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी को कभी नहीं बताते। उसके कुछ उल्टे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह अपने मन की बात, अपने भावनाओं की बात दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, वह जीवन में ज़्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए भावनाओं को नहीं रोकना चाहिए। यह हमें किसी भी भावना को दबाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी भावना को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वे हमें अंदर ही अंदर खाने लग जाती हैं। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने को हो रहा है, तो चीख चीख कर रो लो। अपने आप को रोको मत। उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है, तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस भावना को बाहर निकाल सको। और जब वे भावनाएं अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाती हैं, तो तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है। अर्थात तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, और अगर हम अपनी भावनाओं को बहने दिए, तो वह उन सभी बाधाओं को तोड़ देगा। और उस बात को तोड़ने के बाद उसका कचरा उसके मन से निकल जाएगा, और उसका दूषित मन भी साफ हो जाएगा। उसके अंदर की गंदगी भी दूर हो जाएगी। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा तो वह क्या सोचेगा। इसी विचार से वह अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है और अपनी भावनाओं को दबाता रहता है, लेकिन सामने वाले को वह कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अगर एक बार अगर वह हिम्मत करके शुरुआत कर सकता है, अपने अंदर की बात अपने किसी करीबी मित्र को बता दे, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। उसका जीवन सुखमय बन सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग में यह आदत बन गई, तो जीवन भर अपनी भावनाओं को
दूसरों के सामने व्यक्त करने से कभी नहीं हिचक जाएगा। हम अपने जीवन में इस आदत को 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो सकता है। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे करें, अगर बुरा भी सोचते हैं तो भी उसे व्यक्त करें। परिणाम भूल जाए। परिणाम क्या होंगे सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके दिमाग में एक अद्भुत साहस पैदा होगा। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर कितना विश्वास बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहाँ चुनौतियाँ नहीं होती हैं वहीं कुछ अभ्यास भी नहीं होता है। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोलते रहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता हो, लेकिन वह नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच सोचते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठा बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस इंसान के प्रति उठ रही हैं, उसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावनाएं उठने लगती हैं। लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वह तो डांटेगा ही अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे नहीं तो आप अपनी नज़रों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है वह यह है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं, कम से कम आपके जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सकते हो, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। वह सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ डर से कि वह इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वह इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करे। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है या बुरा होता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करें। इससे यह पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन की सारी बातें कह दो ताकि तुम्हारे अंदर। तीसरा अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखगा वह है योग्य निद्रा का अभ्यास। देखते ही देखते यह चर्चा खत्म करते हुए गुरु और शिष्य उस जंगल को पार करके अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धा जरूर लिखिए। धन्यवाद। अरे ये भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान है। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश, पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करना से जुड़ा है। मुकेश ने हां में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है, तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं?
एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेन स्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेन स्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके का काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा, इसीलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। एकता और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था, उन्हें लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के यह दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई, अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था, जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ी मार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ोगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3 उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनी मल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनी मल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनी मल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी से उसे कहा, धनी मल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। ये सुनकर धनी मल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो? वह बोला, देखो धनी मल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे, एक पत्थर की तरह यहां उसे दबाकर रख दिया था। तो फिर यहां सोना हो या पत्थर क्या फर्क पड़ता है? उसका पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही थी। धनी मल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्य न बना दिया था। उसके बाद धनी मल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। अंधी का बेटा एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे यह शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा, इसलिए वह अपनी मां से चिढ़ने साथ लेकर जाने में हिचकता, उसे नापसंद करता था। उसकी मां ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वह बड़ा आदमी बन गया तो अपनी मां को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूं। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है वह वहां गया तो देखा उसकी मां वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है।
उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर, जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरियां ढह गई थी और तू आधा हो गया था तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थीं। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है। दोस्तों कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। जीवन साथी सबसे अजीज होता है कॉलेज में। हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्य हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। यह देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 2530 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हो। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों जिसने तुम्हें जन्म दिया और बाल पोस कर इतना बड़ा किया? उनका नाम तुमने मिटा दिया, और तो और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल के बाद वह मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वह शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करें। परिस्थितियां, एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से खड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और जैसी परेशानी बार बार नहीं आती, अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन वह नहीं कर पाया। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे उसके भीतर नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। घमंड कुल्हाड़ी हुई निरुत्तर। एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के एक डंडे में विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। हालांकि लकड़ी का डंडा बाद में शांत हो गया, किंतु कुल्हाड़ी का बोलना जारी रहा। कुल्हाड़ी में घमंड अत्यधिक था। वह गुस्से में भरकर बोल रही थी, तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है? तुम्हारी शक्ति मेरे आगे पानी भरती है। मैं चाहूं तो बड़े बड़े वृक्षों को पल में काटक गिरा दूं, धरती का सीना फाड़कर उसमें तालाब कुआं बना दूं। तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लकड़ी का डंडा कुल्हाड़ी की आकारपूर्ण बातों को सुनकर धीरे से बोला, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु तुम्हारा ध्यान शायद एक बात की ओर नहीं गया। जो कुछ तुमने करने को कहा है, बेशक तुम कर सकती हो, तू अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। कुल्हाड़ी ने चिढ़कर कहा,
क्यों? मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला। जब तक मैं तुम्हारी सहायता ना करूं, तुम यह सब नहीं कर सकती हो। जब तक मैं हत्या बनकर तुम्हें ना लगाया जाऊं, तब कोई किसे पकड़कर तुमसे यह सारे काम लेगा। बिना हत्थे की कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगी। कथासार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है।